एक्टिविटी सीरीज। कल हमने किया था धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर हमने ये देखा था कि धातुएं किस किस के साथ मिलकर क्या क्या नया पदार्थ बनाती है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने किया था ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ कौन सा नया पदार्थ बनाएगी। दूसरा हमने किया था पानी के साथ जब हम धातुओं को मिलाएंगे तो कौन सा नया पदार्थ बनाएगी। तीसरा हमने किया था अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कैसे बनाएगी। और चौथा हमने किया था कि धातु के ही कोई लवण से, धातु के ही कोई सॉल्ट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। पढ़ रहे थे तो साथ में हमने ये भी देखा था कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है, आसानी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, और कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो या तो अभिक्रिया ही नहीं करती या फिर बहुत कम या धीरे अभिक्रिया करती है। जो ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करती है उनको हमने कहा कि वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और कुछ ऐसी है जो अभिक्रिया तेज़ी से नहीं करती उनको हमने कहा कि वो कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे वो चार रासायनिक गुण हमने किए हमने उनको व्यवस्थित किया। ठीक है, और व्यवस्थित करने के बाद हमने एक सीरीज़ बना ली उनकी, उसी को हमने कहा सक्रियता श्रेणी। इसी श्रेणी में जिसको हमने सबसे ऊपर रखा वो थी सबसे ज़्यादा सक्रियता, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु। ठीक है, यानी जो सबसे तेज़ी से अभिक्रिया करेगी, और उसी के अंदर फिर घटते क्रम में उनको जचाते गए, रखते गए। उसके नीचे कम अभिक्रियाशील, उससे नीचे कम, उससे नीचे कम, ऐसे। क्लियर है, तो ऐसे जाके जो एक श्रेणी बनी उसी को हमने क्या कहा, सक्रियता श्रेणी। यानी कि जब धातुओं को, क्लियर है, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ मैंने वर्डिंग में लिखी है। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो जब धातुओं के उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर उससे नीचे कम, उससे नीचे कम, और ऐसे घटते हुए क्रम में हमने एक सीरीज़ बना ली। उसी सीरीज़ को हमने क्या कहा, सक्रियता श्रेणी। क्लियर है इतना। अब ये श्रेणी जिसके अंदर कौन कौन से मेटल, कौन कौन सी धातु कहाँ कहाँ है, वो श्रेणी एक बार के लिए हम नोट करते हैं। कल हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था सबसे ज़्यादा सक्रियता कौन थे, पोटेशियम और सोडियम, वो सबसे ऊपर रहेंगे इसका मतलब। उसके बाद हमने देखा था कि कैल्शियम है वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद मैग्नीशियम है वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया। उसके बाद एल्यूमिनियम और लोहा है वो क्या कर रहे थे, वो भाप के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। मतलब हमने देख लिया कि कौन सबसे ज़्यादा, फिर घटता क्रम में। क्लियर है ना, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी हम लिखते हैं, तो इधर हम लिखेंगे धातु। ठीक है, मैं सिर्फ उनके प्रतीक लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, उनके नाम भी साथ में लिख लेने। सबसे ऊपर है हमारा पोटेशियम, ये मैंने लिखी धातुएं, सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर ये घटता क्रम होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके सबसे आखिर में कौन है, Au है हमारा सोना, ये Ag है हमारा चांदी। ये थी हमारी सक्रियता श्रेणी, ये बन चुकी है। इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी, फिर ऐसे घटते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे कम, इसके बाद इससे कम, किससे कम, हाइड्रोजन से कम कौन, कॉपर से कम कौन, Hg से कम कौन, Ag, चांदी से कम कौन, सोना। टेल को व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि ये हमारी बनी कहाँ से या कैसे बनी। तो ये हमें मतलब कैसे पता चला कि पोटेशियम ऊपर, सोडियम नीचे, सोडियम के बाद कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आएगा। तो इसके लिए हमने जो कल आखिर में धातुओं का सबसे आखिर में जो रासायनिक गुण किया था कौन सा था, धातु के लवण के साथ। तो उसमें हमें पता चला था, हमने क्या किया था वहाँ पे, जैसे मान लो हमें क्या पता करना है, सोडियम और पोटेशियम के बारे में ही पता करना है। तो हमने पहले क्या लिया, सोडियम लिया। ठीक है, और सोडियम को अभिक्रिया करवाई पोटेशियम के लवण के साथ। ठीक है, इसकी अभिक्रिया होने के बाद अगर हमें सोडियम क्लोराइड और साथ में पोटेशियम मिलता है तो हम क्या कहेंगे, सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा ताकतवर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया, पोटेशियम लिया और उसको सोडियम के लवण के साथ अभिक्रिया करवाई, तो सोडियम का लवण, सोडियम क्लोराइड। अगर ऐसा होने के बाद अगर हमें ऐसा मिल गया तो हमने कहा कि पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा ताकतवर है।
ये बनाने से पहले हमने ऐसी सारी चीज़ें करके देखी। अच्छा, ये अभिक्रिया कौन सी हुई? विस्थापन है, द्विविस्थापन है? विस्थापन है। क्यों? क्योंकि सोडियम को किसने निकाल दिया? पोटेशियम। और यहाँ पे पोटेशियम को किसने निकाल दिया? सोडियम। अब इन दोनों में से एक अभिक्रिया सही है, एक गलत है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको एक्चुअल में करके देखा ना एक्सपेरिमेंट में, तो ये वाली अभिक्रिया के अंदर कुछ नहीं बना। हमने दोनों को रखा, सोडियम एक तरफ पड़ा रहा, पोटेशियम क्लोराइड एक तरफ रहा, दोनों से मिलकर कुछ भी नया पदार्थ नहीं बना, यानी कि ये अभिक्रिया संभव ही नहीं हुई, ठीक है। ये वाली अभिक्रिया जब हमने क्या किया, पोटेशियम की बजाय सोडियम क्लोराइड लिया, यानी कि सोडियम का साल्ट लिया और पोटेशियम के साथ करके देखा, तो हमारे पास सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मिल गया और साथ में सोडियम है वो विस्थापित हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, इसके अंदर पोटेशियम है वो ज़्यादा ताकतवर, सोडियम है वो कम, इसीलिए हमने पोटेशियम को ऊपर सोडियम को नीचे रखा। ऐसे ही हमने अभिक्रिया करवाई, सबकी ऐसे ही विस्थापन अभिक्रिया करवा के देखी, ठीक है। जिसने जिसको विस्थापित किया उसको ऊपर रखा, दूसरे को नीचे, ऐसे करके और हमारे पास ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बनी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सक्रियता श्रेणी है वो किस अभिक्रिया के बेस पर हमने बनाई है? धातु के साथ धातु लवण की अभिक्रिया, या यूँ कह दे सिंपल कि विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि वो भी तो विस्थापन अभिक्रिया ही है, क्लियर है ना। तो ये तो हुआ हमने इनको बनाया कैसे। अब इसका यूज़ कहाँ है, इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो सक्रियता श्रेणी के बारे में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप ये बता सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी संभव नहीं है, क्लियर है ना। ये आप सक्रियता श्रेणी के बेस पर बता सकते हो। जैसे कि आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि एक हमने क्या किया, जिंक लिया, ये किया, और एक हमने लिया, ये लिया, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी नहीं? क्यों? बीच वाली असंभव है, ये दोनों संभव है। हाँ, ये वाली असंभव है, यानी कि नहीं हो सकती। देखो क्यों नहीं हो सकती, तो लोहे को इसमें देखो कहाँ है, ये रहा लोहा। जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक। लोहा ज़्यादा रिएक्टिव है कि जिंक? जिंक ज़्यादा है। अब देखो जिंक ये रहा, ये ज़्यादा रिएक्टिव कि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील, मतलब ये ज़्यादा ताकतवर, ये इसको निकालेगा कि नहीं निकालेगा? निकाल देगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं है? तो ये हमारा गलत। ये अभिक्रिया संभव है और संभव होने के बाद बनेगा क्या? ZnSO4 और लोहा बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। तो अब आप कह सकते हो कि ये अभिक्रिया संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये अभिक्रिया संभव है और हो सकती है, क्लियर है ना। अब इस अभिक्रिया की बात करते हैं। एल्यूमिनियम है और ये आयरन सल्फेट है। देखो एल्यूमिनियम ये रहा, आयरन ये रहा, यानी कि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम ज़्यादा ताकतवर, लोहा कम। तो एल्यूमिनियम इसको यहाँ से बाहर निकाल सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो ये बना एल्यूमिनियम और ये ऐसे बनेगा और निकलेगा क्या? Fe। ये क्यों बना ऐसे? क्योंकि अगर आप इसकी संयोजकता देखोगे, एल्यूमिनियम की 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। ये बहुत बार मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी संभव हो गई। अब ये वाली पे आओ। ये देखो लोहा ये रहा, कॉपर ये रहा। लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम है, तो ये अभिक्रिया कभी भी हो ही नहीं सकती, यानी कि ये संभव नहीं है। कारण बता सकते हो कि क्यों संभव नहीं है? हाँ,
कॉपर लोहे से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये अभिक्रिया संभव नहीं है। क्लियर है? तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर हुआ आपसे? एक तो यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद कोई और क्वेश्चन है, उसके अंदर भी ऐसे ही आपको अभिक्रिया दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन सी संभव है, कौन सी संभव नहीं है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसको यूज़ करेंगे। बस आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है। क्लियर है? तो ये हमें ये बताती है कि कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये एग्ज़ाम के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधा ये नहीं पूछा जाएगा कि ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है जो हमें लिख के दिखाओ, नहीं। आपको ऐसे एक कोई रिएक्शन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताओ ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। हो सकती है तो क्यों हो सकती है, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। क्लियर है? बता सकते हो। अगर कोई रिएक्शन संभव है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो विस्थापित करने वाला है वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अभिक्रियाशील। क्लियर है ना? तो ये तो हमारी हुई सक्रियता श्रेणी के बारे में बात। इसी सक्रियता श्रेणी से एक सिंपल दो क्वेश्चन है, वो क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? सोना, Au। ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी यहाँ से हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो धातु अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन राइज होता है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं धातुएं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी, धातुएं पानी के साथ कैसे करेंगी, धातुएं अम्ल के साथ कैसे करेंगी, धातुएं धातु लवण के साथ कैसे करेंगी। अब एक नया क्वेश्चन राइज होता है कि धातु अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगी। धातु और अधातु के बीच में फ़र्क आपको फर्स्ट क्लास से ही क्लियर है। जो एक आड़ी तिरछी लाइन थी उसके इस तरफ लेफ्ट साइड में सारी की सारी धातुएं, राइट साइड में सारी की सारी अधातु। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ ये क्या है? धातु। और अगर ये पूछ लूँ ये क्या है? धातु। ये भी धातु। ये क्या है? अधातु, क्योंकि ये उस तरफ होता है। ऐसे ही ये क्या है? अधातु। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ ये नाइट्रोजन, अधातु। ये क्या है? अधातु। मैंने आपसे पूछा ये इनमें से कौन धातु कौन है धातु, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब ये वाली थी धातु, ये वाली थी अधातु। ठीक है, हमें क्या अब इसके अंदर क्या देखना है कि ये सारी इनके साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, या कैसे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके और नया पदार्थ बनाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आयन क्या होते हैं। क्या? आयन, या कैसे बनते हैं। क्योंकि ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं ना तो आयन बना के और फिर ही अभिक्रिया करते हैं। क्लियर है? उसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास है कोई भी सोडियम ही ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन का विन्यास आपको बताऊं, अच्छा इसका परमाणु संख्या 11 है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटॉन। ये शुरू वाली क्लास में बहुत पहले हम कर चुके हैं। तो जो प्रोटॉन है वो ये है इसका नाभिक। तो सारे के सारे प्रोटॉन किसके अंदर होंगे? सारे 11 के 11 इसके अंदर होंगे। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर होंगे कि अंदर? बाहर होंगे। अब बाहर इसकी जगह फिक्स होगी, है ना, इसकी अलग अलग सीट बनी हुई है। ये पहला बेंच है। ठीक है, इसके अंदर 2 ही सीट लगी होती है। दूसरे बेंच में 8 सीट लगी होती है। 3 3 6 2 8। इसके अंदर भी हाँ। ठीक है, इस वाली का नाम K, इस वाली का L, इस वाली का M, आगे वाली का N, इससे आगे वाली का O, ऐसे चलता जाए। ठीक है, अच्छा इसका नाम वैसे होता है कक्ष, या इंग्लिश में से बोलते हैं सेल। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सीट खाली है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे आ गए।
ठीक है, बचे 10, 10 में से 8 यहाँ पे आ गए, 8 और 2 10, बचा 1, वो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि जो सोडियम है उसके पास ये अंदर वाले है ना, ये अपने इसको भरे रखना चाहता है, इसको भी भरा, अब वो चाहता है कि ये भी या तो पूरा भर जाए या पूरा ही खाली रहे। उसके लिए वो क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ सकता है, उसके पास ये अवेलेबल है। ठीक, सोडियम के पास क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये किसका प्रतीक है, इलेक्ट्रॉन। ऊपर एक माइनस भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कौन सा होता है, माइनस। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, यहाँ इसके साथ क्या हुआ, ये क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है क्या, नहीं, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास अब 10 ही बचे हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर 10 बचे हैं, तो इसको हम, इससे तो अलग ही है ये, और इससे इसको अलग करने के लिए हम इसके ऊपर लगा देते हैं प्लस का साइन। क्यों प्लस का साइन लगाए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है ना, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता तो यहाँ पे हम लगाते 2 और फिर प्लस का साइन। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो हम यहाँ पे लगाते 3 और फिर प्लस का साइन। क्लियर है इतना। तो अभी फ़िलहाल इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हमने सिर्फ प्लस का साइन, यहाँ पे एक लिखो चाहे ना लिखो, सिर्फ प्लस के साइन से ही काम चल जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको क्या कहते हैं, ये तो था हमारा सोडियम का परमाणु। ठीक है, ये तो था सोडियम या फिर सोडियम का परमाणु। ये क्या है, ये है सोडियम का आयन। ऐसे ही बाकी की धातुएं हैं ना, उनके पास भी बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो दे सकते हैं। धातु, एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली ये है कि जितनी भी धातुएं हैं ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन देती ही है, ये उनकी एक गुण समझ लो आप। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि धातु है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगी। इसका मतलब धातु के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का। क्लियर है। अधातु है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगी, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, हमेशा माइनस का। क्लियर है ना ये दो चीज़। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देगी, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगी। ये आप यहाँ पे भी देखोगे। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको समझ में भी आता जाएगा ये चीज़। क्लियर है। ये हो गया सोडियम का आयन। अब इसके बाद यहाँ से हम लिखते हैं पहले कि आयन होता क्या है। ठीक है, या 1 मिनट के लिए ये सोडियम का आयन हो गया। अब हम कोई अधातु उठाते हैं, मान लो हमने ले लिया क्लोरीन या ऑक्सीजन, ले लो आप, जो आपकी मर्जी। पहले क्लोरीन ही ले लेते हैं। क्लोरीन के पास होते हैं 17, तो यहाँ पे देखो 10 तो यहाँ तक आ गए, इसके अंदर 2 आएंगे, 8 इसके अंदर आएंगे, 10, 7 इसके अंदर आ जाएंगे, 1 खाली रह जाएगा, यानी कि ये 1 लेना पसंद करेगा, है ना। और क्लोरीन है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। क्लियर है। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में फ़र्क समझ में आया। ये है क्लोरीन का परमाणु और ये है क्लोरीन का आयन, और इस आयन के ऊपर आवेश कितना है, माइनस का 1। इसके ऊपर आवेश कितना है, प्लस का 1। क्लियर है। ये है अधातु, ये है धातु। अब मुझे बताओ, ये दोनों क्या आपस में कुछ इनके बीच बात बन सकती है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, सीधा इसके पास पहुंचता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लियर है ना। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये रहा सोडियम, ठीक है, इसके पास क्या है, प्लस का चार्ज। ये रहा क्लोरीन, इसके पास क्या है, माइनस का। या फिलहाल यूँ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, हमने सिर्फ सोडियम और क्लोरीन लिए। क्लियर है ना। लेकिन जब ये बनेंगे तो कैसे बनेंगे कि ये सोडियम है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये ऐसे हो गए सोडियम, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, और अंदर कौन है, क्लोरीन, इसके ऊपर माइनस का चार्ज। यानी कि सोडियम प्लस हो गया है यहाँ पे, क्लोरीन माइनस हो गया। ये क्यों हुए पता चला ना। ये दोनों अभिक्रियाएं मैंने एक साथ लिखी है, बस इतना ही हुआ है। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और इसने लिया है। ये प्लस और माइनस साइन यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। क्लियर है। यही तो हुई। ये देखो, ये तो है धातु,
ये है अधातु, ठीक है। धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो ये अभिक्रिया करती हैं आयन बना के। क्या करती है? पहले आयन बनाती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या बने? आयन। सोडियम का भी आयन बना, क्लोरीन का भी आयन बना। ऐसे जो यौगिक बनते हैं जिनके अंदर आयन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक यौगिक। क्लियर है? आयनिक यौगिक। क्लियर है इतना? अब हम इनको एक एक करके और लिख लेते हैं। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में ही। पदार्थ का कण जिस पर कोई नेट आवेश यानी कि कुल आवेश होता है वो क्या कहलाता है? आयन। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो ये रहा एग्जाम्पल। सोडियम, सोडियम से बन गया सोडियम का आयन और कितने निकाला? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल दूं तो एल्यूमिनियम, ये बना एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और ये कितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना ये सब? यस सर। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयन आपको पता चल गया है। आयनिक यौगिक सबसे पहले तो ये बनाते कौन है? जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो आयनिक यौगिक बनता है। ठीक है? आयन यौगिक या आयनिक यौगिक? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? आपने देखा सोडियम और क्लोरीन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की है, आपस में मिले तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को, और क्लोरीन ने लिया। तो ऐसे जो यौगिक बनते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, एक ने लिया दूसरे ने दिया, इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से जो यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक जब दो पदार्थों के बीच, सोडियम भी एक पदार्थ है, क्लोरीन भी एक पदार्थ है ना, तो जब दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉन का पूर्ण आदान प्रदान, पूर्ण का मतलब क्या है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली छोड़ दिया है, अपने पास उसका कुछ भी हिस्सा नहीं रखा, से जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है? ये दूसरा क्वेश्चन जो अभी तक हमने समझा उसका। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या होता है वो देखो। जिसके उदाहरण में वही होएगा ना? इसका उदाहरण वही लिख सकते हो आप, सोडियम क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन ऊपर ही ऊपर लिख रखा है, धातु अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी, इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो? आयन बना के। आयन बना के। क्लियर है? इसका आंसर ये होगा, धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी आयन बना के या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो होगा हमारा ये संयोजकता जैसे नहीं हो जाएगा, फिर संयोजकता की तो ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान, वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की क्षमता होती है। ठीक है ना, ये होती है अभिक्रिया, आदान प्रदान हो जाता है यहाँ पे, क्षमता नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ये हाँ संयोजकता से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको संयोजकता समझ में आती है तो ये भी समझ में आएगा। तो आज हम करते हैं यहीं तक।